आज हम लोगों का क्लास 11 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का डे 1 है। फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये टॉपिक में क्या, ये पेपर में कौन कौन सा टॉपिक है, ये सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है, कितना मार्क्स का किससे आएगा, ठीक है, और क्या इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये है कि क्लास 11 में जो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन आप लोगों का है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही है, आईएससी या सीबीएसई में ये सब्जेक्ट है नहीं। एक्चुअली में ये जो एक पेपर है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन जिसको एक साथ पढ़ाया जा रहा है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है और टैक्सेशन एक अलग सब्जेक्ट है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों का आपस में कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी एक ही पेपर के अंदर में दोनों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग से आपका 40 मार्क्स का आएगा, टैक्सेशन से 40 मार्क्स का आएगा। मतलब हम सेमेस्टर 1 2 दोनों मिलाकर बोल रहे हैं। और अगर पर सेमेस्टर बोलोगे तो 20-20 करके, और 10-10 मार्क्स का दोनों से रहेगा आपका प्रोजेक्ट। तो मिलाकर 100 मार्क्स का आपका टोटल सेम 1 और 2 मिलाकर ये हो जाए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा रिटेन और ये आपका रहेगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि सेमेस्टर 1 40 मार्क्स, ये हम टोटल सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का बता रहे हैं। अगर पर सेमेस्टर बताएं तो दोनों से 20-20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स पेपर 1 मतलब कॉस्टिंग, 20 मार्क्स टैक्सेशन, 40 मार्क्स हो गया सेमेस्टर 1 में आ जाएगा। फिर सेमेस्टर 2 में 20 मार्क्स कॉस्टिंग, 20 मार्क्स टैक्सेशन, 40 मार्क्स हो गया सेमेस्टर 2 में आ जाएगा, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो जाएगा। मिलाकर 40-40 80 और 20 100, ठीक है, इस तरह से। अब ये एक्चुअली में दो सब्जेक्ट है, आप पढ़ रहे हो एक, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये क्या है, कॉस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग कॉस्ट निकालने, कॉस्ट फाइंड आउट करने, कॉस्टिंग से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। और एक है टैक्सेशन विच इज माय पर्सनल फेवरेट। टैक्सेशन बहुत मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ऐसा ऐसा चीज तुमको करने को मिलेगा, समझ रहेगा, समझने को मिलेगा कि तुम्हारा पढ़ने में मजा आएगा। कॉस्ट टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक्स इज माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाने में भी मजा आता है और सामने वाला जो बैठ के उसको समझने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, दो पेपर है, एक है कॉस्टिंग एक है टैक्सेशन। आधा कॉस्टिंग रहेगा आधा टैक्सेशन रहेगा। इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का पढ़ाई आज से स्टार्ट करते हैं, टैक्सेशन का, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन से। क्लास 11 सेमेस्टर 1 टैक्सेशन। तो क्लास 11 सेमेस्टर 1 टैक्सेशन में टोटल 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है। अगर बुक के हिसाब से जाए तो 3-4, तो 2 यूनिट है। पहला यूनिट के अंदर 3 टॉपिक है और दूसरा यूनिट के अंदर एक ही टॉपिक है। पहला यूनिट के अंदर 3 टॉपिक है, दूसरा यूनिट के अंदर एक ही टॉपिक आपका है बस। पहला जो यूनिट है, पहला जो हम लोग का यूनिट है उससे हम लोगों का, और दूसरा यूनिट दोनों से मिला के हम लोगों का 20 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। पहला यूनिट से 10 और दूसरा यूनिट से 10। अगर आप सिलेबस देखोगे तो कुछ ऐसा है दिखने में मेरे। दो चैप्टर है, दो यूनिट है। यूनिट 1 या जब बुक के हिसाब से अगर बोलते हैं तो यूनिट 3 के अंदर ए बी सी 3 टॉपिक है, और फिर यूनिट 4 इसके अंदर बस एक ही टॉपिक है, ठीक है। ये तीनों से मिला के आपका आएगा 10 मार्क्स, ये एक से मिला के आएगा आपका 10 मार्क्स, दोनों हो गया 20 मार्क्स, ठीक है ना। दोनों हो गया आपका 20 मार्क्स। और सेमेस्टर 1 है तो एमसीक्यू रहेगा, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले ही आप लोगों से कि सेमेस्टर 1 जो है वो
एमसीक्यू रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब जो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन में, इंट्रोडक्शन ए, जो हम लोग आज करने वाले ये है इंट्रोडक्शन। अब इससे कितना मार्क्स का आएगा बाबू, इसका सेपरेटली नहीं बताया, ये तीनों से मिला के 10 आएगा, ठीक है ना। एक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ये तीनों से मिलाकर जो है आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट और इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम मिला के 10 मार्क्स का आएगा, सेपरेटली नहीं बताया। अगर हम रफली बोले तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स पकड़ लो, 3 टॉपिक है, 3 मार्क्स करके आए तो 3-4 मार्क्स आएगा इससे, है ना। पहला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज आप लोगों को पूरा बेसिक समझाएंगे, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन। तो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन पहला क्लास डे 1, एक ही दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये जो वर्ड है, पहले आपको ये बताओ, क्या टैक्स वर्ड पहले सुने हैं या नहीं? सर अभी तो पहला बार आपका मुंह से सुन रहे, आज तक जिंदगी में नहीं सुना। सुने हो कि नहीं? हाँ सर सुने। तो कब सुने? बोल, क्या होता है टैक्स? क्या लगता है क्या होता है टैक्स? व्हाट इज टैक्सेशन? टैक्स एक्चुअली होता क्या है? कौन बताएगा? बोलो। गवर्नमेंट का क्या बोलता है क्राइटेरिया से ज्यादा, तो उसमें जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है, जो पैसा लेता है उसी को टैक्स। गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर जितना खर्चा करता है, पैसा कहां से आएगा? उसके लिए गवर्नमेंट का अलग अलग सोर्सेस है इनकम का, जिसमें से एक सोर्स है टैक्स का। टैक्स का मतलब होता है वो पैसा जो सरकार पब्लिक से लेता है, ठीक है ना, ऑन वेरियस ओकेशंस, अलग अलग वक्त में, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। इसको हम लोग और हम एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, और डिटेल में जब ये टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। तो क्या सर टैक्स एक नया सब्जेक्ट है जो अभी आया है? नहीं सर, टैक्स बहुत पुराना है, आज से चल रहा है टैक्स। ब्रिटिशर्स लोग टैक्स लेता था, उससे पहले मुगल एम्पायर टैक्स लेता था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत टैक्स लेता था, उससे पहले जो राजा महाराजा लोग जो था वो लोग टैक्स लेता था, मगध एम्पायर में टैक्स लेता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी टैक्स लेता था। जब से ये राजपाट वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से टैक्सेशन चलते हुए आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स जो है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, ओरिजिनेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन एक साथ एक सिविलाइजेशन, जब जैसे ही ह्यूमन बीइंग एक सिविलाइजेशन बनाकर रहना स्टार्ट किया, तब से ये टैक्सेशन वाला सिस्टम चल रहा है। मोहिंजोदारो देखिए, वो ऋतिक रोशन का जो मूवी है, ये एकदम जो अशोका, जो पुराना जो मूवीज रहता है, राजा महाराजा लोग का, पृथ्वीराज, मगध एम्पायर का जो है, ये सब का, तो टैक्सेशन तो शुरू से हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया, टैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। सो इफ वी आर लुकिंग बैक, मोस्ट ह्यूमन हिस्ट्री स्नैपशॉट दैट टैक्सेस वर पेड मोस्टली बाय द पुअर, किसान, गरीब मजदूर, ये लोग टैक्स देता था, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और ये टैक्स कौन लेता था? राजा लेता था अपना किंगडम को चलाने के लिए, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में टैक्सेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर आ गया, और ले रहा कौन है? गवर्नमेंट। इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, फिर यूएस, फिर यूरोप, अब तो पूरा वर्ल्ड में ऑलमोस्ट टैक्सेशन वाला सिस्टम है। विद द रिकग्निशन ऑफ द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, टैक्सेशन
एक मैंडेटरी कंपलसरी पेमेंट पड़ गया है जो लोगों को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट वेलफेयर का काम कर सके लोगों के लिए, ठीक है ना। अब देखो टैक्सेशन और फीस ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। हम लोग बोलते हैं टैक्सेशन मतलब सर फीस नहीं बाबू, फीस अलग है, टैक्सेशन अलग है। फीस जब तुम पे करते हो तुमको डायरेक्ट बेनिफिट कुछ मिलता है। तुम फी पे किए बैठ के यहाँ पढ़ लेना, डॉक्टर को फी पे किए इलाज होता है, लॉयर को फी पे किए तुम्हारा केस लड़ता है। अब तुम टैक्स दिए तो ये मतलब थोड़ी है सर हम टैक्स दिया है तो मेरा बिल्डिंग का नीचे में रोड जो बनेगा उसमें सिर्फ हम चलेंगे, ये लोग किनारे से जाएगा, ये लोग टैक्स नहीं दिया, ऐसा होगा। सर टैक्स हम दिया है तो मेरा गली में सिर्फ लाइट लगेगा, वो बगल बिल्डिंग वाला लोग टैक्स नहीं दिया, वो लोग का गली में लाइट नहीं लगेगा, ऐसा होगा। हम टैक्स दिया है, सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं तो पाक सर्कस मैदान में सबसे पहले हम ही घुसेंगे, जो जो टैक्स नहीं देते वो लोग नहीं घुसेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं सर। तो ये कॉमन बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है, बट फीस कॉमन बेनिफिट के लिए नहीं यूज होता है भाई। फीस जो दिया है वही सर्विसेज लेगा, वही गुड्स लेगा, उसी को बेनिफिट पहुंचेगा। ये तो नहीं कि सर हम फीस दे दिए ना अब हम अपना पूरा खानदान को लेके आ जा रहे बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा होगा नहीं भाई। तुम दिए तो तुम पढ़ोगे, तुम्हारा भाई भी आके नहीं पढ़ सकते हैं तुम्हारे, वो भी अलाउड नहीं है। बट टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स में ऐसा है क्या? नहीं, टैक्स कोई भी पे करे उसका बेनिफिट कॉमनली सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब उसका फायदा उठा सकता है उससे टैक्स के पैसे से जो काम होगा। बट फीस में ऐसा नहीं है, जो पे करता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीस एंड टैक्स। क्लियर हुआ? तो ये था हम लोग का टैक्सेशन का हिस्ट्री। अब आते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। अब देखो इनकम टैक्स एक अलग चीज होता है। इनकम टैक्स मतलब जो लोगों के इनकम के ऊपर लग रहा है। एक तो है टैक्स, टैक्स मतलब इसमें इनकम टैक्स भी आ जाता है, जीएसटी भी आ जाता है। अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे सबको, ठीक है ना। टैक्स मेनली दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स मतलब जो लोगों का इनकम के ऊपर लगेगा। जैसे कि इनकम टैक्स तुम देते हो क्यों? सर हम तो कमा ही रहे हैं, तो देंगे कहां से? इनकम टैक्स हम दे रहे क्योंकि हम अर्न करते। लेकिन क्या तुम टैक्स देते हो? हाँ सर देते। इनकम टैक्स नहीं देते। कैसे नहीं देते? अभी वो बाहर जाके उसको दिल करेगा एक तो ठंडा पी ले, तो ठंडा पिए, उसमें देखो पीछे में बोतल घुमाओगे लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब वो 10 रुपया का कैंपा पी रहा है तो 10 रुपये में से कुछ पोर्शन वो टैक्स भी दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो टैक्स दिया है। समझ में आ रहा है? संडे के दिन दिल किया उसका, चलो कैफे चले जा रहे, वो चले गया कैफे, 1000 रुपये का बिल हो गया। उसमें देखना बिल में जीएसटी लिखा हुआ रहेगा, 5% CG, 2.5% CGST, 2.5% SGST। उसको लग रहा है नहीं 1000 रुपये तुम सिर्फ कैफे का दिया, नहीं बाबू उसमें तुम टैक्स भी दिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो सब दे ही रहा है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स जो है वो सब पे नहीं करता है। तो यहां हम लोग इनकम टैक्स का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात? इनकम टैक्स मतलब वो टैक्स जो लोगों के इनकम के ऊपर चार्ज होता है। इसका क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ टैक्स इज कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। इन इंडिया एट द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू फुलफिल अब टैक्सेशन चाहिए अपना सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। व्हेन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन वर हॉपिंग इन स्टेट, मौर्यन इंपायर जो इंडिया में था उसका एक वेल डेवलप्ड टैक्सेशन का पॉलिसी था। चंद्रगुप्त मौर्य मिनिस्टर कौटिल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं चाणक्य, अर्थशास्त्र जो लिखा है वो एक बुक लिखा था टैक्सेशन के ऊपर 327 BC में, आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले लिखा था, मतलब 2400 साल पहले, जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। ये एक अच्छा एविडेंस है कि कैसे इंडिया का उस वक्त का थिंकिंग था और स्टेट को एडमिनिस्टर किया जाता था, इकोनॉमिक्स और फिजिकल पॉलिसी डिसाइड होता था। तो उसमें कौटिल्य जो है इनकम टैक्स को बोला था इट इज द बेस्ट। However, जर्नी ऑफ इनकम टैक्स इंडिया में स्टार्ट होता है 1860 में। सर जेम विल्सन, नाम याद रखिएगा,
सर जेम्स विल्सन, ये इंट्रोड्यूस किए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉसेस था, बोले थे वो क्यों लॉसेस था, क्योंकि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया था, सब मिलके हम लोग हथियार उठा लिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट को इसको रोकने के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ा था। ये खर्च को बेकअप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ऑफिसर था जिसका नाम था सर जेम्स विल्सन, वो बोलते हैं यही लोग लड़ाई करना, यही लोग से लूटो, ये लोग का इनकम के ऊपर टैक्स लगाओ। तो पहला बार फर्स्ट इनकम टैक्स इनैक्ट हुआ था ईयर 1860 में, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ 5 साल के बाद ही हटा दिया गया, क्योंकि देखो इनकम टैक्स ना लोगों को बहुत भारी पड़ता है, इनकम के ऊपर टैक्स देना लोगों को बहुत भारी पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता नहीं है। अभी वो गया कुछ सामान खरीदा, उसके ऊपर टैक्स दे दिया, उसको समझ में भी नहीं आया, है ना भाई। डोमिनोज के 105 रुपए का पिज्जा लिया तो बोला हाँ 105 रुपए दाम, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कमा रहे हैं कहीं से 105 रुपया और हम बोल रहे लाओ 5 रुपये हमको दो, 100 रुपया लोगे, 5 रुपये हम टैक्स ले लिया, अब उसको अखड़ जाएगा, अरे बाप 105 में से 5 ले लिया बाबा। लेकिन जब वो सामान खरीद रहा है 105 का पिज्जा, भाई पिज्जा का दाम तो 100 रुपया, 5 रुपया टैक्स दे रहे हो, उस वक्त इंसान को अखड़ता नहीं है ये चीज, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वो लोगों को देने के वक्त लगता है ऐसा चले जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स उसको समझ में नहीं आता, उसको होता है इतना ही दाम है, तो इसीलिए 5 इयर्स के अंदर में ही ये एबॉलिश्ड भी हो गया, खत्म भी हो गया। तो याद रखना है सर जेम्स विल्सन 1860 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे पहला बार हिंदुस्तान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री आता है टैक्स स्ट्रक्चर एक्ट 11 1886 का, एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ 1886 में, और 1886 में परमानेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम बनाया गया। इसमें बोला गया 4 हेड्स ऑफ इनकम होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग जिसमें बोला गया, और यहां पे फिर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस एक्ट रिमेन्ड एक्टिव टिल 1918, तो थोड़ा बहुत फिर चेंजेस आया, फिर उसके बाद 1922 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। समझ में आ रहा है बात। तो ये है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। मॉडर्न जो है हम लोगों का अभी इनकम टैक्स जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1962, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था होल ऑफ इंडिया में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अभी जो हम लोग फॉलो करते हैं वो 1962 वाला एक्ट, अभी हर जगह आएगा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1962, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1962। अब देखो एट अ ग्लांस हिस्ट्री में बताया गया है 1960 में पहला बार इंट्रोड्यूस हुआ था, 1886 में सेपरेट इनकम टैक्स का एक्ट पास हुआ, 1918 में न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया गया, 1922 में फिर अनदर इनकम टैक्स एक्ट इनैक्ट हुआ, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, और फिर फाइनली ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफेक्ट लागू हुआ था 1962 में। तो नाम है एक्ट का इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, लेकिन लागू हुआ था 1962 से। 1961 में वो बन गया था, इंप्लीमेंट 1962 1 अप्रैल से हुआ, इसीलिए एक्ट का नाम 1961। 3 आप लोगों को याद रखना है, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये 2 अगर आप याद रखते हैं कि पहला बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी लेटेस्ट वाला, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक्ट था प्रेजेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पहले हर एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूड होता था, अब नहीं होता, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 में एक सेपरेट स्टेटस था, लेकिन उसको फिर रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। पहला, एट प्रेजेंट नो कंट्री कैन डिनाई द रोल ऑफ इनकम टैक्स, particularly in case of developing country like India, it has played a very important role.
बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया। मिस्टर आर वेंकटरमन कोट किए हैं अपने बजट स्पीच में कि इनकम टैक्स अदर डायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट है ताकि डिस्पैरिटीज, अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस को कम किया जाए। क्योंकि देखो इनकम टैक्स वो देगा जिसका इनकम है, जिसका ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ज्यादा इनकम अमीर का है तो अमीर ज्यादा देगा और गरीब नहीं देगा। समझ में आया? तो इस एक्ट का मेन विजन क्या था? असिस्ट करना गवर्नमेंट को ताकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को खत्म किया जाए, गरीबी और अमीरी के बीच का जो फासला है इसको खत्म किया जाए। कुछ जगह बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, कुछ ज्यादा अंडर डेवलप भी रह जा रहा है, ये सबको खत्म किया जाए। कॉमन पीपल बेनिफिट करे डेवलपमेंट वर्क से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फंड एलोकेट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की तरफ। गवर्नमेंट लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ लेकर जाए। इनकरेज करे हायर इनकम ग्रुप को की तरफ कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। और कंट्री का सॉवरेनिटी मजबूत रहे। भाई कंट्री को बचाना है ना चाइना से, पाकिस्तान से, तो पैसा चाहिए आर्मी के लिए, सॉवरेनिटी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? शॉर्ट टाइटल एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 में बोला गया ये एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो है ये एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इसका फीचर क्या है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आगे अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये रिसोर्सेस को रेस करेगा, डिस्पैरिटीज को कम करेगा, अमीरी और गरीबी के बीच का गैप को कम करेगा, ठीक है। जो इनकम आप कमाते हो फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया। अब देखो टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में क्या है, कैसा है, देख रहे हो? इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है ये दो तरह का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट इज टैक्स, इसका हम आप लोग को नोट्स दे देंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पूरा लिखा हुआ रहेगा। आप लोग को बस कॉपी, जैसे पीडीएफ है ना टैक्स से अकाउंट्स का जैसे पीडीएफ है वैसे इसका भी पीडीएफ रहेगा। आपको पीडीएफ दे देंगे, बुक से हम पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीडीएफ दे देंगे, आप लोग को अपना कॉपी में उतार लेना है, ठीक है ना। तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? देखो टैक्स जो है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट made by the residents of a country to the government of that country without expecting any direct benefit, ठीक है। ये हुआ इसका डेफिनेशन। तो टैक्स जो है ये कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है। कंपल्सरी पेमेंट मतलब क्या? ऑप्शन है, चंदा थोड़ी है कि देंगे, दिल होगा तो देंगे, नहीं दिल होगा तो नहीं देंगे, ज्यादा दिल होगा तो ज्यादा देंगे, कम दिल होगा तो कम देंगे, ऐसा है क्या? अरे नहीं भाई, कंपल्सरी पेमेंट है। कंपल्सरी पेमेंट मतलब देना ही पड़ेगा, नहीं देने से जेल। टैक्स चोरी कर लोगे तो क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल हो जाएगा, ठीक है ना। टैक्स जो है ये कंपल्सरी पेमेंट है। कौन देगा? देश में रहने वाले लोग, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री।
किसको देगा? हमको देगा क्या? कल हम जाके बोलेंगे चलो टैक्स निकालो, हमको देगा? नहीं भाई, गवर्नमेंट को देगा उस कंट्री का। किसको देगा? गवर्नमेंट को। कौन देगा? रेसिडेंट। किसको देगा? गवर्नमेंट को। ऑप्शनल है या कंपलसरी है? कंपलसरी है, ठीक है ना। एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट। हम टैक्स देंगे तो क्या बोलेंगे? भाई हम 2 लाख टैक्स दिए है, इस साल हमको 2 लाख का कुछ गवर्नमेंट से मिलेगा, ऐसा है कुछ? नथिंग टू एक्सपेक्ट इन रिटर्न। हाँ, कॉमन बेनिफिट मिलेगा। आपका टैक्स का पैसे से सड़क बना है, इसमें आप भी चलिएगा, जो नहीं दिए वो भी चलिए। आपका सड़क आपका टैक्स के पैसे से पार्क्स मेंटेन हुआ है, जिसमें आप भी जा सकते हैं, जो नहीं दिया वो भी जाएगा। आपके टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल बना है, उसमें आप अपना भी बच्चा को भेज सकते हैं, दूसरा का बच्चा भी, ठीक है ना। तो जनरल बेनिफिट कॉमन कॉज के लिए काम होता है। तो ये है टैक्स। अब इसका 2 तरीका है, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब? बोलो तो। हम सोचते हैं डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्ट जाके दे रही है, इनडायरेक्ट मतलब किसी के थ्रू भेजा रहे हैं, वैसा क्या? देखो, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच डायरेक्ट टैक्स is a tax in which the incidence of tax and the impact of tax falls on the सेम पर्सन। अब यहां 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको हाईलाइट करना है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब समझना है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब समझना। ठीक है, देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जहां पे इंसिडेंस और इंपैक्ट ऑफ टैक्स एक ही इंसान के ऊपर पड़ता है। क्या मतलब है सर, एक ही इंसान के ऊपर पड़ता है? व्हाट डू यू मीन कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जहां पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स एक ही इंसान के ऊपर पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स कि जिस इंसान के ऊपर उसका बोझ पड़ा है स्टार्टिंग में, उसी को उस बोझ को संभालना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग या इनिशियल बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है। इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है एट द एंड फाइनली उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में? इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स मेरे इनकम के ऊपर लागू हुआ है, इसको कौन चुकाएगा? हम। मेरे ऊपर बोझ पड़ा है, हम ही को सहना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स इन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। मतलब इनिशियली ये बर्डन तो किसी और के ऊपर है, लेकिन फाइनली इसको पे कोई और करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये बॉटल है, ये बॉटल हम खरीद के लाए बेचने के लिए, ये बॉटल का दाम था 5 रुपया, इसके ऊपर हम टैक्स दिए 6 रुपये, ठीक है। अब हम जब किसी को बेचेंगे, मान लो हमको 6 रुपया पड़ा, 5 रुपये में खरीदे, 1 रुपया टैक्स दिए। अब हम बोलेंगे भाई हम इसको बेचेंगे 8 रुपया में और आपको अलग से 1 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो इनिशियली तो टैक्स हम दिए, फाइनली जो कस्टमर खरीद रहे हैं उसको इसका बोझ उठाना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में जब हम खरीद के लाए तो हम तो टैक्स दिए, लेकिन बाद में जब हम बेचे तो हम वो टैक्स, अपना जो टैक्स दिए वो वसूल कर दिए। तो सरकार के पास टैक्स चला गया, लेकिन हम नहीं दिए, कस्टमर दिए। समझ में आ रहा है बात? मोबाइल फोन दुकान में तुम जाओ, मोबाइल फोन का दाम अलग होगा, जीएसटी अलग होगा। भाई वो भी जो खरीद के लाए ना, तो वो भी जीएसटी दिए, वो जो जीएसटी दिया तुमसे वसूल लिए। तो इनिशियली तो दुकानदार को देना पड़ा, फाइनली किसके ऊपर बोझ पड़ गया? कस्टमर के ऊपर। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो
इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ रहा है। क्लियर? अब देखो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो इंडिया में नहीं है, मतलब ठीक है, एग्रीकल्चरल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो सीए लॉयर डॉक्टर लोग पे करते हैं, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। अब देखो इनकम टैक्स सेंट्रल लेता है, वेल्थ टैक्स सेंट्रल लेता है, एग्रीकल्चरल टैक्स स्टेट लेता है, प्रोफेशनल टैक्स स्टेट लेता है। देखो एग्रीकल्चरल टैक्स मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी के ऊपर टैक्सेशन लगाना है। एट प्रेजेंट इंडिया में अभी तक कोई भी राज्य सरकार किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगा, समझ में आ रहा है बात? नहीं लगा। एग्रीकल्चरल इनकम तुम अरबों रुपया भी कमा लो, टैक्स देना नहीं पड़ेगा खेती करके। लेकिन अगर इन फ्यूचर लगाना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह कर भी लगा नहीं सकता। कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आज तक 75 साल हो गया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लगाया नहीं है टैक्स। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ जाएगा, कस्टम, सेंट्रल, एक्साइज, बहुत सारा है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब स्टार्टिंग में कोई और दे रहा, फाइनली उसके बर्डन किसी और के ऊपर पड़ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर पड़ा है उसी को सहना होगा, पे करना पड़ेगा। ये है हम लोगों का टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? हम आज यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इम्पोजिशन, अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास क्या है, थोड़ा ही सा बाकी है, हो ही गए। यहां तक कोई डाउट? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इतना आपको याद रखना है, और उसका सब डिविजन। जीएसटी, अच्छा टैक्सेस इंपोज करने का क्या स्टेज है? स्टेजेस इन द इंपोजिशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंपोज करने का व्हाट आर द स्टेजेस? नंबर 1, सबसे पहले आपको लाइबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटी डिक्लेयर करने का मतलब आपको डिक्लेयर करना होगा कि हाँ आप टैक्सेबल है, आपको आप टैक्स वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा होता है असेसमेंट, कितना अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट अब आपको कैलकुलेट करना होगा कितना देना है। और थर्ड होता है कलेक्शन एंड रिकवरी। तो पहले तो डिक्लेरेशन कि हाँ भाई आई एम लाइबल टू पे टैक्स, कितना, उसको बोलते हैं असेसमेंट, कैलकुलेशन, और फिर कलेक्शन एंड रिकवरी। 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है ना? 3 स्टेजेस इन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। क्लियर? कोई दिक्कत? सर इंसान डिक्लेयर कैसे करेगा कि वो आईटीआर फाइल करके, रिटर्न फाइल करोगे, तुम सीए के पास जाओगे, टैक्स कंसल्टेंसी जाओगे, और जो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर बच गए तो बच गए, है ना भाई? फंस गए तो फिर समझो। मान लो तुम टैक्सेबल इनकम में फॉल कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, बहुत कोई नहीं करता, ठीक है। चोर कौन होता है? चोर किसको बोलते हैं? चोर किसको बोलते हैं? नहीं, जो चोरी करता है वो चोर नहीं होता, जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है वो चोर है ना? जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है वो चोर। चोरी तो सब करता है, तो सब चोर है, जो पकड़ा गया वो चोर। 2 मिनट थोड़ा बैठ। क्लियर हुआ? तो अगर तुम अपने आप को नहीं डिक्लेयर किए और बच गए, बैठो बैठो, फैन ऑन कर लो ना, वो वाला फैस फैन ऑन कर लो। अब अगर तुम नहीं डिक्लेयर किए और कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम फंस गए तो तुम फंस गए। चलो नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन का क्या मतलब होता है? देखो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन का क्या मतलब है? टैक्स इवेजन का मतलब होता है, ध्यान समझो, टैक्स इवेजन का मतलब होता है
कि चोरी करके, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, फ्रॉड करके अपना टैक्स का अमाउंट को कम करना है। जैसे हम कमाए 10 लाख रुपया, हम बोले नहीं हम तो 5 ही लाख कमाए, बाकी 5 लाख रुपया ब्लैक मनी में रख लीजिए। ये हो गया टैक्स इवेजन। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। इसको बोलते हैं टैक्स का चोरी। अगर पकड़ा गए तो जेल, फंस जाओगे। दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का क्या मतलब होता है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि इनकम टैक्स का एक्ट में बहुत सारा लूप होल्स है, बहुत सारा लूप होल्स है। उस लूप होल्स का फायदा उठाते हुए तुम अपना टैक्स का लाइबिलिटी को कम कर रहे हो। अब ये इलीगल नहीं है, पनिशेबल नहीं है, लेकिन नापसंदीदा है, इसको पसंद नहीं किया गया। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर पकड़ा भी जाओगे तो तुमको जेल नहीं होगा, क्योंकि तुमको इलीगल थोड़ी काम कर रहे हो। एक तो मौका था, उस मौका का तुम फायदा उठा लिया। समझ में आ रहा है बात? इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स में बोला गया, अभी जो न्यू टैक्स है, टैक्स सिस्टम है कि 12 लाख रुपया का इनकम तक का आपको टैक्स नहीं देना। अब एक इंसान है जो 24 लाख रुपए इनकम उसका है साल का, या 20 लाख रुपए इनकम है उसका साल का, तो रिमेनिंग 8 लाख के ऊपर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो क्या किया, उसका 2 बिजनेस था, दोनों से मिला के वो 20 लाख कमा रहा था। अब एक बिजनेस क्या किया, वो अपना नाम से हटा के उसका इनकम को अपना वाइफ का नाम में शो करता है कि भाई हम तो 20 लाख कमा ही रहे हैं, हम तो 10 ही लाख कमा रहे, तो 12 लाख के कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं हम, मेरा टैक्सेशन माफ, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा हमको। बाकी 10 लाख तो मेरी बीवी का वो दुकान है वो कमा रही है, तो उसका भी इंडिविजुअल है, 12 लाख तक का इनकम तक छूट है, उसका भी टैक्स माफ, 0 हो गया। तो ये आप लॉ के तहत काम किए हो, ठीक है ना। लेकिन ये इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। लूप होल्स का फायदा उठा रहे हो, मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। थर्ड होता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, इनकम टैक्स खुद आपको छूट दे रहा है, बहुत सारे सेक्शंस रखा है कि ये सब सेक्शंस को यूज करके अपना टैक्स का अमाउंट को कम कर लो। जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो होता है ना कूपन डिलीवरी, कूपन कोड रहता है कुछ, वो गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई कूपन कोड को यूज करके आप अपना टैक्सेशन को क्या कर लो, कम कर लो। तो जो कूपन कोड होता है जैसे, वैसे तरह इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारा सेक्शंस दिया जाता है आपको डिडक्शंस के लिए कि लो भाई अपना टैक्स का अमाउंट को कम कर लो। जैसे सरकार बोलता है भाई एलआईसी में पैसा डाल लो, जितना पैसे एलआईसी में डालोगे उतना टैक्स देना नहीं पड़ेगा तुमको। प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर रहे हो तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हो तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। कोई गवर्नमेंट स्कीम में पैसा डाल रहे हो तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब सरकार चाह रहा है तुम करो और अपना टैक्स का लायबिलिटी को कम कर दो। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। ना ही तुम लूप होल का फायदा उठा रहे हो, ना ही तुम कुछ क्रिमिनल काम कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, तुम प्रॉपर वे में, लीगल वे में अपना टैक्स को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो। क्लियर हुआ? एनी डाउट, कोई दिक्कत? तो पहला वाला टैक्स इवेजन, इलीगल, चोरी करके टैक्स का अमाउंट को कम कर रहे हो। दूसरा टैक्स अवॉइडेंस, इलीगल तो नहीं है बट लूप होल्स का फायदा उठा रहे हो, नापसंदीदा, ठीक है। तीसरा टैक्स प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग और आइडिया लगा के आप जो जो डिडक्शन दिया गया है उसको यूज करके अपना टैक्स का अमाउंट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो ये वाला हम लोग का पहला चैप्टर है जो होता है कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ये सब में आएंगे, हेड्स ऑफ इनकम, वो सब में आएंगे। ये पूरा बेसिक्स था जो करवाए ना, ये पूरा बेसिक। ठीक, कोई डाउट यहां तक? कुछ पूछना है? तो टैक्सेशन का मतलब आज जो जो किया क्विक समरी, टैक्सेशन का हिस्ट्री, इनकम टैक्स हिस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनकम टैक्स एक्ट का,
ठीक है, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन, और फिर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग के बीच का डिफरेंस और डेफिनेशन। ये सब नोट के फॉर्म में आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये तो हम लोग का फर्स्ट क्लास है, अभी तो बहुत सारा क्लासेस आएगा इसमें। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो।